स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। आज हम ये बात जानेंगे कि क्या आपका रिसर्च सही है, वैध है या नहीं। कैसे पता लगेगा कौन से ऐसे टेम्परामेंट है, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, और कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा फीचर है रिसर्च का जो आपकी स्टडी में होना चाहिए, तभी आपकी स्टडी को वैध माना जाएगा, आपके रिजल्ट्स को वैध माना जाएगा, सही माना जाएगा। इस टॉपिक से, इस पॉइंट से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं। इस साल के जून जो एग्जाम कैंसिल हुआ है और जो री एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो टॉपिक कौन सा है, इस पर हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं, और वो रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी मानी जाती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के इस क्यूआर को स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ऐड हो सकते हैं। बात अब करते हैं कि वो जो पॉइंट, वो जो टॉपिक या वो जो फीचर है रिसर्च का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है वैलिडिटी। आपके प्लान की वैलिडिटी समाप्त हो गई है। इसका क्या मतलब हो गया कि अब आपके प्लान में जो भी आपको सुविधाएं दी गई थी, अनलिमिटेड कॉल्स की, अनलिमिटेड मैसेज की, वो सारी बंद हो गई। अब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। वैलिडिटी जब रिसर्च में हम बात करते हैं तो यह बताता है कि कितना रिजल्ट हमारा वैलिड हो रहा है। थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इस वर्ड की जो पूरा अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू एक्यूरेसी। कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है। जब कोई तीरंदाज निशाना लगाता है तो कितना एक्यूरेट निशाना लगा रहा है, कितना वैलिड निशाना लगा रहा है, इसी को हम रिसर्च में एक्यूरेसी कहते हैं। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर डेटा, कि आपका डेटा कितना महत्वपूर्ण है और कितना सटीक है, यही दोनों मिलके वैलिडिटी का निर्माण करते हैं, वैधता का निर्माण करते हैं। यदि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो फीचर्स अगर किसी रिसर्च में आ गए तो वो रिसर्च कैसी हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, या उस स्टडी के जो रिजल्ट्स हो जाएंगे वो भी वैलिड हो जाएंगे। ठीक है। When your research is valid, it means that your methodology and measurement technique are valid. अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने प्रोसेस सही लगाया है, आपने मेथड सही लगाए हैं, आपने सही टेक्निक का यूज किया है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल रहा है। और वो रिजल्ट वैलिड होगा जब आप सही टेक्निक या सही मेथड लगाएंगे। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, विच इज अलाइन विद द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और जब आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो जो शोध के आपके उद्देश्य थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो भी फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि रिसर्च किससे रिलेट करता है। रिसर्च रिलेट करता है मेनली एक्यूरेसी से, कि कितने एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। वैलिडिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली मेजर्ड। कितना एक्यूरेट हम मेजर कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं। थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर कितना एक्यूरेटली आपके टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, यह थर्मोमीटर की वैलिडिटी बताता है। अगर वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा है हर बार, तो क्या कहा जाएगा कि ये थर्मामीटर या ये यंत्र या ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही वैलिड है। ठीक। आगे क्या बात है, फॉर एग्जाम्पल अ सर्वे डिजाइंड टू एक्सप्लोर डिप्रेशन बट विच एक्चुअली मेजर्स एंजाइटी वुड नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड। कि हमने एक सर्वे डिजाइन किया किसके लिए, डिप्रेशन को नापने के लिए, कि डिप्रेशन को हम मेजर करेंगे, जिसको हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। ठीक है। मगर वो मेजर क्या करने लगा, हमारी एंजाइटी को। लेकिन वो किसको मेजर करने लगा, अवसाद के बदले ये चिंता को मेजर करने लगा। यानी जिस काम के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो इंस्ट्रूमेंट वो काम ना करके कुछ और करे, जिसमें हम कह सकते हैं माल फंक्शन हो जाए, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, इनवैलिड, वो वैलिड नहीं होगा। अगर हमने डिप्रेशन के लिए कोई टेस्ट बनाया है, कोई सर्वे डिजाइन किया है, और वो डिप्रेशन को ही प्रॉपरली मेजर करता है, तो क्या कहेंगे कि वो टेस्ट या वो सर्वे डिजाइन हमारा वैलिड है। ठीक है। अगली बात, अ सिंपल एग्जाम्पल, एक बात मैं और आपको बता दूं।
हालांकि हम यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मगर जब भी वैलिडिटी पढ़ी जाती है साथ साथ रिलायबिलिटी भी पढ़ी जाती है। रिलायबिलिटी का हम अलग से कॉन्सेप्ट लेके अलग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। A simple example of validity and reliability in an alarm clock. Ring 7 each morning but is set for 6:30. It is very reliable. जैसे हमने सेट किया था घड़ी का अलार्म कि वो 6:30 बजे बजे, मगर वो बज कितने बजे रहा है? 7 बजे। ठीक है, इट इज वेरी रिलायबल। रिलायबल होगा क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली ऐसा काम हो रहा है। रिलायबिलिटी जहां आएगी वहां पे कंसिस्टेंसी आएगी, वैसे ही जैसे वैलिडिटी के साथ हम एक्यूरेसी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इट इज वेरी रिलायबल, इट कंसिस्टेंटली रिंग्स एट द सेम टाइम। हालांकि हमने 6:30 पर सेट किया है, लेकिन वो रोज नागा नहीं हो रहा, बिना नागा 7 बजे रोज बज रही है, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? ये रिलायबल है, बट वैलिड नहीं है, क्योंकि हमको 6:30 बजे जरूरत थी बजने की, लेकिन वो 6:30 बजे नहीं बज रही है। तो यहां पर एक बात और समझ में आई कि कोई टूल है वो रिलायबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, लेकिन अगर वैलिड है तो ये कंपलसरी है कि वो रिलायबल भी होगा। ये मस्ट हैव कंडीशन है। अगर वैलिड है तो रिलायबल होगा ही होगा, मगर रिलायबिलिटी के साथ वैलिडिटी गारंटी यहां पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि खोलें तो आप इस एग्जाम्पल से इस दोनों बातों को समझ पाएंगे। और ये काफी बार पूछा भी गया है कि भाई रिलायबिलिटी है तो वैलिडिटी होना जरूरी है, या वैलिडिटी है तो रिलायबिलिटी होना जरूरी है। तो ये आप जान लीजिए, अगर रिलायबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, मगर अगर वैलिड है तो वो रिलायबल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक पार्ट है, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी और हैं, उनको हम इसमें अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल का मतलब क्या हो गया? हम कॉज एंड इफेक्ट को, हम यहां पर क्या कर रहे हैं वैलिडिटी में, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देख रहे हैं। हमारे पास जो कॉज है, ठीक है, उसका इफेक्ट यहां मेजर किया जा रहा है। अब इंटरनल में क्या है? इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च वेरीफाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन योर टेस्ट सिचुएशन एंड योर रिसर्च आउटकम। अब एक बात मैं और बता दूं, जो आप रिसर्च करोगे वो कहां? किसी लैब में करोगे। ठीक है, तो एक बात आप इससे भी ध्यान रख सकते हो कि जब हम किसी छोटे जगह पे, या जब हम पायलट टेस्ट के जैसे करते हैं, यहां पर आप अगर लिख लें कि पायलट टेस्ट, या फिर हम टेस्टिंग किसी लैब में कर रहे हैं और वहां पर प्रॉपर रिजल्ट्स हमको मिल जा रहे हैं उस टेस्ट के, तो हम क्या कहेंगे? ये इंटरनल वैलिड है। ठीक है, इंटरनली ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये उस लैब में जहां हमने टेस्ट किया, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, तो कोविड को पहले लैब में टेस्ट किया गया, उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बड़े सही आए, रिजल्ट अच्छे आए, तब उसको बाहर ले जाया गया। तो अंदर लैब में जब टेस्ट किया गया तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही वैलिड आए थे। इसके बाद ही हम उसको बाहर आम जनता के लिए मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होती है इंटरनल वैलिडिटी। इट ऑल्सो रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रिसर्च टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इंटरनल की। अब इसी इंटरनल वैलिडिटी में थोड़ी सी एक बात और मैं यहां पर समझा दूं आपको। एन इन्वेस्टिगेटर परफॉर्म्स रिसर्च टू एग्जामिन द इफेक्ट of specially designed computer application for teaching on traditional classroom techniques. According to the study findings, children who are taught using computer software learn faster. तो ये स्टडी की गई कहां पे? किसी लैब में या किसी छोटे एरिया में ये स्टडी की गई और रिजल्ट आया कि चिल्ड्रन जिनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा सिखाया जाता है वो जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन ये जनरलाइज नहीं किया गया, पता नहीं बाहर ये हो या ना हो, लेकिन इंटरनली जो हम स्टडी कर रहे हैं एक लैब में, उसके रिजल्ट्स हमको प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। राइट, इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी, कि वो अंदर तो वैलिड है, बाहर पता नहीं है कि नहीं है, वो हम बात की बात करते हैं। तो जब अंदर आपके लैब में वो रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स दे रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरनली वैलिड है। अब ये 4 तरीके के होते हैं, जल्दी जल्दी इनको समझते हैं। पहला है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इन दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी द फोकस इज ऑन वेदर टेस्ट मेजर्स व्हाट इज वांट टू इंटेंडेड टू मेजर। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, ये कंस्ट्रक्शन से याद रखना,
कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन किया। मान लीजिए किसी टूल का हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो क्या वो जिस लिए उसको बनाया गया है वो यहां पे यूजफुल है या नहीं, ये कहलाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। दिस वांट टू चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडक्टिंग द टेस्ट वाज सेटिस्फाइड और नॉट, यानी जिस लिए हमने टेस्ट अप्लाई किया है या जिस वजह से हमने टेस्ट कंडक्ट किया है, क्या वो टेस्ट वहां पर फुलफिल कर रहा है बातों को या नहीं। जैसे इस प्रकार की इस बार पर ध्यान देना केंद्रित किया जाता है, क्या परीक्षण ने वही मापा जो मापने का इरादा था, यानी जिस पैरामीटर को मापने के लिए हमने बनाया है। कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए, हमने पेन को बनाया है कि वो लिखेगी, तो क्या ये लिख रही है या नहीं, इसको कहेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और अगर वैलिड है तो ये लिखेगी भी, तो इसलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को फुलफिल करने का मतलब कि पेन है तो वो लिखेगी। टेस्ट, जिस टेस्ट को किसी पैरामीटर को मेजर करने के लिए बनाया गया, तो क्या वो उसको मेजर कर रहा है या नहीं, तो क्या उसके बनाने के पीछे जो साध्य था वो सिद्ध हुआ या नहीं। दूसरी बात आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी एग्जामिन्स वेदर द टेस्ट ट्रूली सपोर्ट व्हाट इट वांट्स टू टेस्ट। जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो टेस्ट कर रहा है, उस कंटेंट को टेस्ट कर रहा है या नहीं। सामग्री जिसको हम कहते हैं, सामग्री समझ लीजिए कि जिस सामग्री को हमको बुखार टेस्ट करना है, थर्मामीटर उस बुखार को टेस्ट कर रहा है या नहीं, यानी हमने थर्मामीटर बनाया, ठीक है, किसके लिए, तापमान नापने के लिए। तापमान नाप रहा है, पानी का तापमान नाप लिए, शरीर का तापमान नाप लिए, कहीं का तापमान नाप लिए, ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन क्या जिस तापमान को नापने के लिए हमने बनाया था, जिस सामग्री को, वो उसको कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने रूम टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर बना दिया, तो क्या वो उसको मेजर कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, कंटेंट वैलिडिटी में। तो द कंटेंट वैलिडिटी एग्जामिन्स वेदर द टेस्ट ट्रूली सपोर्ट व्हाट इट वांट टू टेस्ट। दिस रिफर्स टू टेस्टिंग मेथड टू बी यूज्ड। कंटेंट वैलिडिटी चेक्स इफ इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द स्टडी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सामग्री को मापा जा रहा है। अब तीसरी बात जो आती है वो आती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी एक्सप्लेन्स वेदर द कंटेंट और डेटा ऑफ द स्टडी कैन ट्रूली रिप्रेजेंट का मतलब कहां होगा, रिप्रेजेंट का मतलब होता है एक तरीके से प्रदर्शन करना, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना, अब ये प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, फेस करना, यानी रिप्रेजेंट करना मतलब हमारे फेस से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो ही हमारे टेस्ट से भी होगा कि जो डेटा हमने, डेटा ऑफ द स्टडी कैन रिप्रेजेंट द एम ऑफ द टेस्ट। जिस ऑब्जेक्टिव, जिस एम के साथ हमने टेस्ट बनाया है, क्या वो रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, इसको हम कहेंगे फेस वैलिडिटी। फेस से आप याद रखना, जब रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो फेस का बात आ जाएगा। दिस चेक्स वेदर द डेटा गैदर्ड इज सॉलिड एनफ टू कंडक्ट द टेस्ट और नॉट। ठीक है, इसको हम कहेंगे फेस वैलिडिटी। बहुत आसान है, 2-2, 3-3 लाइन की बातें आपको ये पता होना चाहिए। अब आई बात क्राइटेरियन वैलिडिटी की। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए, ये आउटकम क्या है, ये आउटकम हो गया आपका रिजल्ट्स। अब मान लीजिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे हमारे पास जो रिजल्ट्स आए, तो क्या ये इस क्राइटेरिया से मैच हो रहे हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आप ये चाह रहे थे कि मैं जो जूता मंगा रहा हूं वो मेरे पांव में फिट हो जाए, ठीक, आपने जूता मंगा लिया, वो रिजल्ट आपका आउटकम आ गया, लेकिन वो आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है। जो कलर आपने मंगाया था बिल्कुल सही है, जैसा टेक्सचर आपने देख के मंगाया था वो भी बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन वो आपके पांव में नहीं आ रहा है, वो आपके पांव के साइज से बड़ा है, तो यानी वो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। आप चाह रहे थे कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिले, यानी 75+ नंबर मिले। 75+ डिस्टिंक्शन लाने के लिए क्या है, एक क्राइटेरिया। अगर 75 से नीचे आ गए तो आप नहीं आ पाएंगे। जैसे नेट के एग्जामिनेशन में कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ क्या है, क्राइटेरिया है। मान लीजिए 65% नंबर आपको चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर आप उस क्राइटेरिया को पार कर गए तो आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, अगर नहीं पार कर पाए तो आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे रिजल्ट्स कुछ प्री एज्यूम्ड या पहले से कोई स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्राइटेरिया है उससे मैच किया जाता है।
जैसे कट ऑफ आ गई कि भाई अगर 80 नंबर आएंगे, 80% नंबर हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, लेकिन जब हमने काउंट किया तो मेरे कितने आए, 76 ही रह गए, यानी मुझे जेआरएफ नहीं मिलेगा। नेट भले मिल जाए क्योंकि नेट की मैंने कट ऑफ पार कर ली है। तो ये क्या है, एक क्राइटेरिया से मैच करोगे। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाई आपके पास पीजी होना चाहिए, पीजी में 55% अंक होना चाहिए और आप रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीएचडी होना चाहिए। तो अब ये क्राइटेरिया बनी है, 3 बातें कि पीजी में पीजी हो, पीजी में 55% और नेट हो। तो अब अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं होगे। नेट नहीं हो तो आप नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते, 55% मार्क्स नहीं है तो आप नेट नहीं क्वालिफाई कर सकते या नेट में अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो अगर हमारा जो टेस्ट बना हुआ है वो क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जा रहा है या क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्राइटेरियन वैलिडिटी है, यानी ये क्राइटेरियन के बिहाफ पे ये टेस्ट हमारा वैलिड है। ठीक है, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, हमने इंटरनली कोई बात बनाई, यहां पर हमने कोई क्या किया, कोई प्रयोग किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या हो गया कि इसका हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे, कहां, बाहर के लिए, यानी पूरे पॉपुलेशन पे। हम पूरी पॉपुलेशन पर इसको अप्लाई करेंगे। यहां पर हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिल गए हैं। जब हमने सैंपल लिया ना, तो हमको सैंपल से क्या होता है कि डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। ये हमारा है सैंपल, इस सैंपल से हमको वही रिजल्ट चाहिए जो हम चाह रहे हैं, वो हमको मिल गया। हमें चाहिए था y की, इसका रिजल्ट y आ जाए। तो अब हम इसको यहां से यहीं पे पॉपुलेशन पे ले जाके क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो अगर जनरलाइज करने पर इसके जो रिजल्ट इंटरनल वैलिड था, ये लैब में बिल्कुल सही था, लेकिन लैब के बाहर जब हम पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, अगर पॉपुलेशन में भी वो सेम रिजल्ट देगा तो हम क्या कहेंगे, रिजल्ट इसके एक्यूरेट है, यानी अब एक्सटर्नली ये वैलिड हो गया। जैसे कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की मैं बात करूं, तो लैब में जब उसको बनाया गया तो लैब में वो इंटरनली वैलिड था। अब जब उसके रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स आए, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, अब इसको आम जनमानस के लिए हम बाजार में लॉन्च कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये उम्मीद है कि ये एक्सटर्नली भी वैलिड हो, यानी इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो जब ये आया तो इसने जो है कोरोना को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प की, इसलिए इसको हम कह देंगे कि ये वैक्सीन क्या था, ये एक्सटर्नल वैलिड था, यानी इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बनी रही, मेंटेन रही। ये बात समझ में आ गई बात। ये था आपका इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में संबंध। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है। इंटरनल वैलिडिटी क्या है, शोज वेदर अ स्टडी एक्यूरेटली मेजर कॉजल रिलेशनशिप। ये कहां पे होगा, ये लैब में होगा। उसके बाद फोकसेस ऑन वेदर द फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। अगर ब्रॉडर पॉपुलेशन पर भी सेम रिजल्ट, सही रिजल्ट दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिजल्ट्स यहां से हमको मिले हैं वो एक्सटर्नल भी वैलिड होंगे, यानी उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होगी। अगर नहीं यहां पर फुलफिल कर पाता है, हमारे जिस लिए हमने यहां पर अप्लाई किया है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नली वैलिड नहीं है। तो ये था बेसिक डिफरेंस इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और शायद अब इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अगर आपने सही से इसको समझ लिया होगा। बाकी रिलायबिलिटी की जहां तक बात है तो एक वीडियो में मैं रिलायबिलिटी भी डिस्कस कर लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे एक विनती है कि हमारे इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को जरूर सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करने पाए, और लाइक जरूर कर दें, आगे भी बढ़ा दें, शेयर कर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स एंड एज वेल एज प्रिपरेशन।